नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उमेश चंद भट्ट फिर से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपको मेरी बताई बातें ठीक लग रही होंगी, इसीलिए आप अभी तक मेरे साथ हैं। और बहुत छोटी छोटी बातों से हमने शुरुआत की थी और अभी भी हम उन्हीं छोटी छोटी बातों को जो अक्सर नहीं देखी जाती या उनको ध्यान नहीं जाता उनके ऊपर, तो उन बातों के ऊपर हम बात करने के लिए आपके साथ समय समय पे ये वीडियोस के माध्यम से आते रहते हैं। इस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बारी जो हमने पीछे वीडियोस में हमने बातचीत की है, वो सारी बातें एक बार के लिए मान ली जाए कि वो सारी फॉलो की हैं। हमने उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, हम डेटा भी मेंटेन कर रहे हैं, हमें पशुपालन से बहुत अच्छा लगाव है, पशुओं से लगाव है, ये बिज़नेस हमें अट्रैक्ट करता है, तो हमने इसकी शुरुआत भी कर दी और पूरा इसमें डूब के मेहनत भी की है। सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें इसको सीख के और सारे हमने इसमें प्रयोग भी किए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही, या फिर भी डेयरी कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है, या पशुओं से वो लाभ नहीं मिल पा रहा जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसके बारे में बात करने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, जो मेरा पिछले वीडियो था उसमें बहुत सारे लोगों के उसको देखा, उसके ऊपर मेरे को पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए या मुझे फ़ोन कॉल आए और अलग अलग क्षेत्रों से कि हमने सब कुछ वो किया और सारी चीज़ें फॉलो की, उसके बाद भी हमारी डेयरी घाटे में जा रही है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या हमको ऐसा क्या करना चाहिए। और दूसरी एक बात मैं दोस्तों आपसे बड़ा मुझे इसमें सुन के बड़ा अजीब लगा कि बहुत सारे मित्र हमारे कहते हैं कि हम जब कोई नया स्टार्टअप करते हैं या नई डेयरी कोई खोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी अच्छे सफल डेयरी फार्मर या बड़ी डेयरी पे हम जा कर के ये देखते हैं कि वहाँ पर कैसे फीड मैनेजमेंट होता है, कैसे पशुओं का रखरखाव आवास प्रबंधन होता है, कैसे वो दूध का बाज़ार में उसको बेचते हैं, या किस तरीके से वहाँ पर प्रॉफिट निकाला जाता है। तो उसके बारे में जब सीखने के लिए जाते हैं तो कई बारी वो कहते हैं कि हमें कोई ख़ास जानकारी वहाँ से नहीं मिल पाती, या कई बारी ये होता है कि गेट से अंदर ही उनके नौकर आते हैं और वो कहते हैं कि अभी काम का टाइम है, अभी आप बताइए, या इस तरह से कुछ। वो तो वो बड़ा मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों ये किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे को, हमारे को इसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम अपने से जो कम जानने वाले लोग हैं या जो अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, या जो भी हमें जानकारी है उससे साझा करने में मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी आवश्यकता है। और ये कोई ऐसा कंपटीशन का बिज़नेस नहीं है। इसमें तो जब तक हम जितना बड़ा नेटवर्क बना के चलेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा सभी को फ़ायदा होगा। इसमें आप अकेले चल कर के बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते जब तक आप एक नेटवर्क के तहत इसमें काम नहीं करेंगे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं उत्तराखंड में पंतनगर के पास, पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है ये मेरे घर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी यहीं पे ये खेती बाड़ी या जो भी पशुपालन का काम करता हूँ, मेरा घर यहीं पे है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या लगभग गुजरात, सभी देश के अलग अलग स्टेट से जो भी अच्छे प्रगतिशील पशुपालक हैं, अच्छे डेयरी फार्मर हैं, उन सभी के संपर्क में रहता हूँ। सभी से मेरा बहुत अच्छा याराना है, उन सभी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक नेटवर्क है कि हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से पशुपालन में क्या होता है, आपके यहाँ फीड में क्या चीज़ ज़्यादा मिलाई जाती है, क्या खिलाया जाता है, दूध का क्या रेट है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है और हम उसे अपने क्षेत्र में अगर उस, जैसे मान लीजिए हरियाणा में मुर्रा की जो खान हरियाणा को बोलते हैं, या काला सोना जिसे बोला जाता है मुर्रा को, कि हरियाणा मुर्रा की खान है। तो अगर आप मुर्रा के ऊपर कोई बात, अगर आप हरियाणा का जो पशुपालक है आप उससे पूछेंगे तो उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही अगर आप HF गाय, जो हमारे यहाँ ये क्रॉस ब्रीड ये गाय हम लोग पाल रहे हैं, HF है, जर्सी है,
तो पूरे देश में जिस तरीके से इनका एक आधुनिक तरीके से बिल्कुल पशुपालन हो रहा है, और एक रिकॉर्ड हमारे यहाँ 80 लीटर या मेरे ख्याल में अभी कुछ सुनने में आया था कि 85 या 90 लीटर के आसपास एक दिन का एक गाय ने रिकॉर्ड कराया है। तो ये पंजाब में, और पंजाब के फार्मर इस मामले में बहुत अग्रणी हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान में जहाँ पानी की इतनी दिक्कत है, हरा चारा वहाँ अवेलेबल नहीं होता, सूखे चारे के साथ बहुत कम पानी में वो लोग इतने अच्छा पशुपालन करते हैं, इतना अच्छा उनके यहाँ नस्लें इतनी अच्छी हैं, या जो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा भैंस है उनके यहाँ। 20 लीटर 25 लीटर दूध की भैंसें आपको राजस्थान में भी मिल जाएंगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें अचीवमेंट किया है। और गुजरात तो फिर गुजरात है, गुजरात के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गुजरात में कोऑपरेटिव सिस्टम कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है। और ये सारी चीज़ें नेटवर्क से ही हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोगों ने अपना इंडिविजुअल किया और उसको किसी और से शेयर नहीं किया, अपने टिप्स किसी को नहीं बताए, तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम इस व्यवसाय में तो नहीं होता, क्योंकि ये व्यवसाय नहीं है। मैं पिछले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ, या जो मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है, ये व्यवसाय नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। और हमने इस तरह की जीवन शैली अपनाई है, ये हमारा अपना चॉइस है। किसी कोई नहीं अपनाता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जीवन शैली है। इसे हमें एक दूसरे के साथ मिल के, उनके साथ कनेक्ट रह के ही इसको करना पड़ेगा। तो इसमें मेरा सभी जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं उनसे भी ये अनुरोध है। हालांकि मेरे विषय बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कई सारे लोगों को लगता होगा कि ये बहुत बेसिक बातें हो रही हैं, इसको क्या उसको देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज किसी भी माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँच जाए कि अगर कोई छोटा पशुपालक, एक नया डेयरी फार्मर कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, तो उसे जितना अधिक हो सके उसे मदद की जाए, उसे बताया जाए कि इसके जो दोनों पहलू हैं, इसके जो जिसमें वो एक उजला पक्ष कहते हैं, या जिसे एक शाह पक्ष हम कहते हैं, कि दोनों, इसको डार्क साइड क्या है इसका और इसका ब्राइट साइड क्या है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी को भी अंधेरे में रख करके हम अगर कोई सजेशन देते हैं तो वो ठीक नहीं है। कि उसको जैसे पशु का उसको सिलेक्शन कैसे करना है। अब मान लीजिए गायों के बारे में अधिकतर ये होता है कि HF गाय की ही राय दी जाती है जब गाय की डेयरी की जाती है। तो HF भी सब नहीं पाल सकते। ये मेरा अपना अनुभव है कि जो गाय ज़्यादा दूध दे रही है, 50 लीटर 60 लीटर 80 लीटर तक जो गाय दूध दे रही है, तो उस गाय का मैनेजमेंट भी वैसा ही होना होगा। उसके लिए उतनी ही मेहनत लगेगी, उतना उसका रखरखाव चाहिए, उसका न्यूट्रिशन के ऊपर उतना ध्यान देना पड़ेगा। फिर अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम इस लायक हैं कि या नहीं हैं, कि हम उसको कर पाएंगे मेंटेन कि नहीं कर पाएंगे। तो जब हम कर सकते हैं उसको तो तब उसको करें। अदरवाइज उसके बाद अगर हम क्रॉस ब्रीड में आते हैं तो जर्सी एक बहुत अच्छी ब्रीड है। और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई HF गाय से आप 20 लीटर से ऊपर दूध नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप बिल्कुल जर्सी के ऊपर जाइए, आप HF पालना छोड़ दीजिए। क्योंकि HF गाय जितना मैं जानता हूँ, या जितना जो बाकी हमारे साथी जो डेयरी कर रहे हैं, या सब भी उस नस्ल के बारे में जो और लोग भी जो जानते होंगे, वो तो खाली घास खा करके भी 10-12 लीटर दूध दे देती है। और अगर हम उससे 18-20 लीटर दूध नहीं निकाल पा रहे दिन का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे खान पान में कमी है जो हम उसे दे रहे हैं, या हमारे कुछ न कुछ प्रबंधन में कमी है। तो इसलिए ये मान लेना चाहिए समय से पहले कि हमें HF को क्लोज करके आप जर्सी के ऊपर जाइए। जर्सी छोटी ब्रीड है, दूध भी उसका काफ़ी अच्छा गाढ़ा दूध है, उसमें फैट परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है। हमारी जो इंडिजिनस जो ब्रीड है हमारी, जैसे आपका हरियाणा नस्ल है, साहिवाल है, राठी है, और थारपरकर है, या रेड सिंधी है, इन गायों की तरह उसका इसमें फैट परसेंटेज दूध में बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जहाँ पर कि फैट को चेक करके दूध लिया जाता है, अगर आप उस पर्पज़ से भी अगर गाय रख रहे हैं तो आपको जर्सी के ऊपर जाना चाहिए। बाकी आते हैं कि अब आप जर्सी का भी प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, या उसके लायक की भी आपके पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो, जब कोई गाय अगर 20-25 लीटर दूध दे रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट बाकी उसे अलग होगा। तो अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वैसे शेड नहीं है, कोई बात नहीं, आप कच्चे से कीजिए, कच्चा शेड बनाइए, छप्पर उसका घास फूस का बनाइए। फर्श में भी आपको अगर पक्का इस तरह का फर्श नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप ये दिखाइए ज़रा, ये मैटिंग इनके ऊपर हमने डाली हुई है, और तो ये अगर आपके पास पक्का फर्श है और उसके ऊपर पशुओं को उनके घुटनों में दर्द होता है, बैठने में दिक्कत होती है, उन्हें स्ट्रेस होता है, तो ये मैटिंग की व्यवस्था हमने की है।
अगर आप इस तरह की, और काफ़ी इसमें भी पैसा लगता है, अगर ये नहीं भी कर पा रहे हैं आप उसको कच्चे में मार दिए, मिट्टी में मार दिए, बस ये रहे कि उसमें गीला ना रहे। अगर वो पेशाब करती है तो उसके निकलने की व्यवस्था हो और उस पर गीला ना रहे। तो कोई भी फर्श गीला होगा तो उसमें पशु को आराम नहीं मिलता है, या फिर उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे जम्स पैदा होते हैं, वो ठीक नहीं होता उसके लिए। अब आते हैं देसी नस्लों के ऊपर। अब देसी नस्लों में क्या है कि अभी बीते कुछ सालों से देखने में आ रहा है, गुजरात की गिर नस्ल की जो गाय है, अब वो एक उसके बारे में अच्छा प्रचार ये हो गया कि गिर गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये गिरनार पर्वत श्रृंखला जो गुजरात में है, वहाँ की इसकी मूल उत्पत्ति है। तो उसमें जो औषधीय गुण हैं, जो उसका हम्प होता है जिसे कुबड़ भी कहते हैं या उसको जूड़ा बोलते हैं कई जगह, तो जो वो हम्प है उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य से सीधा विटामिन डी लेकर के उसके जो स्वर्ण उसमें से जो निकलता है वो उसके दूध में भी जाता है। तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाना नहीं चाहता, ये हो सकता है होता भी होगा और मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जैसे हम यहाँ उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड में काशीपुर एक जगह है, काशीपुर में कुछ लोग गिर गाय लेकर के आए और मैंने उनसे पूछा कि ये गाय की कीमत क्या है। उन्होंने कहा कि एक गाय हमें 2,90,000 रुपये की पड़ी है, या एक गाय 2.5 लाख रुपए की पड़ी है। 3 लाख रुपए की गायें लेकर के आए। ऋषिकेश में हमारे बहुत सारे मित्र गिर गाय के साथ कर रहे हैं। हरिद्वार में हमारे प्रगतिशील किसान समिति जो हमारी रजिस्टर्ड है, हमारे कुछ उत्तराखंड के डेयरी फार्मर्स की एक समिति है, तो उसमें हमारे मित्र और बहुत ही एक ऊर्जावान साथी हमारे अखिलेश शर्मा जी हैं, उनके पास गिर गाय का फार्म है। तो उनके अनुभव से जो हमें पता चला कि ये गाय इतना पैसा लगा करके यहाँ हम लेके तो आ गए, लेकिन वो उसको तो वो सूखे एरिया में रहने की आदत की है। हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी होती है, हमारे यहाँ आर्द्रता होती है, नमी इतनी है हमारे वातावरण में, वो सेट नहीं हो पा रही। जो गाय वहाँ 15 लीटर दूध दे रही थी, हमारे यहाँ 7 लीटर दूध देती है। तो और उसके दूध भी यहाँ उतनी बिक्री नहीं है, दूध यहाँ 50 रुपये 60 रुपये मैक्सिमम उसका दूध बिक रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ के लिए सबसे अच्छी क्या है, साहिवाल नस्ल की गाय है, जो इसकी उत्पत्ति हमारे इसी क्षेत्र में हुई है। या हमारे यहाँ रेड सिंधी उत्तराखंड, मैं खासतौर से अभी जो बात कर रहा हूँ मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देखिए कि आप अगर राजस्थान से हैं तो आप थारपरकर पे जाइए, आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा नस्ल एक बहुत अच्छी नस्ल की गाय है हरियाणा। और हमारा तो इस जो तराई भावर का ये बेल्ट है उत्तराखंड का, उधम सिंह नगर नैनीताल जिला जो ये पड़ता है, इसमें जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर में हरियाणा नस्ल की गायें हुआ करती थी। और बहुत सारे यहाँ जो पशुपालन गुर्जर लोग पशुपालन करते हैं उनके पास सारी हरियाणा गाय होती थी। लेकिन सब विकास की दौड़ में सब विलुप्त हो गई। सबको HF जर्सी, ये अंधी दौड़ में कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो देसी गाय की अंधी दौड़ हो या फिर विदेशी नस्लों की अधिक दूध लेने के लिए। आप उसमें खुद का भी आकलन कीजिए कि आखिर आप अगर एक देसी गाय आपको 10, 12, 15 लीटर दूध दे रही है तो क्यों HF के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों जर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। आप अपनी लोकल नस्लों को बढ़ावा दीजिए और क्रॉस ब्रीडिंग भी उतनी ही कीजिए जितनी आपको लगे कि इससे उससे फ़ायदा हो सकता है या आवश्यकता पड़े। अदरवाइज सिंधी को, रेड सिंधी गाय जो है उसे कोई ज़रूरत नहीं है साहिवाल से क्रॉस कराने की, गिर गाय को कोई ज़रूरत नहीं है साहिवाल से क्रॉस कराने की, साहिवाल को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको हरियाणा से या गिर से क्रॉस कराएं। जब साहिवाल को साहिवाल से कराइए, अच्छी नस्ल के अच्छे उन्नत सांडों का चयन कीजिए, उसमें जो बुल हैं वो उनकी जो माँ का रिकॉर्ड है उसको दे। हम जैसे बात कर रहे थे कि साहिवाल है तो आप साहिवाल को साहिवाल का ही सीमन लगाइए, उसमें भी बहुत अच्छे बुल होते हैं। रेड सिंधी है, रेड सिंधी का ही लगाइए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग ना हो। तो अभी भी हम अपनी नस्लों को बचा सकते हैं और उनसे भी अच्छा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। अब जैसे ये आप इस गाय को दिखाइए, ये साहिवाल नस्ल की पहले ब्यात की गाय हमारे पास है। इसकी उम्र मुश्किल से 3, सवा 3 साल है। और इस अब ये देखिए कितनी छोटी गाय है। ये साहिवाल जो मैं कह रहा था कि पहले ब्यात की है, इसका आप अडर देखिए, बहुत छोटा कॉम्पैक्ट अडर है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े जो लेवटी वाली या अडर वाली गायें होती हैं वही बहुत ज़्यादा दूध देती है। ये आज 7.5 महीने, 7 से 7.5 महीने की ब्याई हुई है और 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी इसके नीचे आज 8 लीटर दूध है और मैं नहीं समझता कि ये दूध बहुत कम है। अब आप इसमें आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको चाहिए अगर 20 लीटर दूध की गाय चाहिए तो फिर वो बात अलग है। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा नस्लों के ऊपर मत भागिए। आप उसके बारे में किसी भी नस्ल का चुनाव करने से पहले आप
अपनी लोकल की नस्लों के बारे में अध्ययन कीजिए। आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी की जानकारी के लिए आपको कहीं भागना है, भटकना है। सबके पास, आप अगर ये YouTube पर अगर मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास भी इंटरनेट है और वही आपको टैरिफ मिलता है जो मुझे मिल रहा है। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि हमारे पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में कौन सी नस्ल की गाय ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। फिर धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम कीजिए। देखा देखी मत कीजिए। डेयरी का व्यवसाय देखा देखी नहीं कीजिए। आप सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए, पूछिए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, नेटवर्क बनाइए। लेकिन देखा देखी कि किसी और ने अगर 100 गायों का HF का फार्म किया है तो हम भी HF ही रखेंगे तभी फ़ायदा होगा, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। तो आज काफ़ी कुछ मैं कह गया इस वीडियो में, काफ़ी लंबा भी खिंच गया है और मैं इसके लिए आप सभी लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि ये 2, 4, 5 मिनट का, क्योंकि ये हमारा कोई शॉर्ट या ये टॉपिक इस तरह के हैं कि इसमें इतना समय लगता ही है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इसे देखेंगे। बाकी अगर आपको ठीक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या आगे इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातों से कुछ लगता है कि इससे कुछ परिवर्तन आ सकता है या इसे अपनाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं फिर आपके साथ आता रहूँगा कुछ न कुछ इसी तरह की बातें करने। और मेरे पास बैकग्राउंड में सब कुछ यही रहेगा, मेरी गौशाला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं होता कि मैं कहीं जा कर के किसी बड़े डेयरी फार्मर का इंटरव्यू ले लूँ, या बीच बीच में करेंगे उसे हम किसी को, कभी अब जाएंगे तो किसी सफल डेयरी पे भी आपको उसका विजिट कराएंगे, आपको एक्सपर्ट से भी अब उसकी बात करवाएंगे या इसमें क्या हम और आगे कर सकते हैं, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन टाइम टू टाइम फ़िलहाल आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।